हेलो स्टूडेंट्स, हमने 5 पॉइंट्स का प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अभी हम बचे हुए रिमेनिंग के जो 5 पॉइंट्स हैं उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मेरा लास्ट पॉइंट था उसमें लास्ट वीडियो में कि आर्थिक संपन्नता का युग। तो इसमें मैंने ये बताया था कि जो गुप्त वंश थे, ठीक, तो गुप्त वंश में जो आर्थिक क्षेत्र था, आर्थिक क्षेत्र में क्या है, विशेष प्रगति हुई थी और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के उद्योगों का भी निर्माण कराया गया था। तो नेक्स्ट पे आते हैं, संपन्नता के बाद जो हमारा 6 पॉइंट है वो है व्यापार प्रगति। तो इसमें ये चीज़ कहा जाता है कि उस टाइम के जो व्यापार थे, जैसा कि हमें पता है कि विदेशों तक साम्राज्य का विस्तार था। तो इसमें क्या था, मध्य एशिया के देशों, पूर्वी देशों, दक्षिण पूर्वी एशिया, द्वीप समूहों और साथ ही साथ रोम, मिस्र, ईरान, अरब तथा अन्य पाश्चात्य देशों से व्यापार हुआ करता था। जो कि इस काल में क्या था, इस काल में जो व्यापार की स्थिति थी वो अपनी चरम सीमा को स्पर्श कर चुकी थी। ये है इसमें कि जो इस काल में जो व्यापार था वो चरम उन्नति पर पहुंच गया था। फिर बात करते हैं हम धार्मिक सहिष्णुता का युग। तो इसमें यह कहा जाता है कि जो गुप्तकालीन राजा थे, ठीक है, वो क्या थे, स्वयं ब्राह्मण धर्म को मानते थे। लेकिन मतलब मानने को सिर्फ ब्राह्मण धर्म ही मानते थे, लेकिन इनका ये ओपिनियन था कि बस ये नहीं, मतलब जो आम जनता थी उस पर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स, कोई भी दबाव नहीं था कि मतलब हम ब्राह्मण धर्म को मानते हैं तो आप भी क्या करो, ब्राह्मण धर्म को ही मानो, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि इसमें ये कहा गया कि वो जो राजा थे वो सिर्फ ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन जो शासनकाल में अन्य धर्म को भी पनपने का मौका दिया जाता था। मतलब कि शासनकाल में मतलब कि हम अपने हिसाब से, मतलब जो आम जनता है वो अपने हिसाब से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। तो ये था कि शासनकाल में अन्य धर्मों को भी पनपने का अवसर दिया जाता था। और यही वजह है कि उस टाइम जो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, उसमें क्या था, वो बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना में गुप्त शासकों का भी विशेष योगदान है। क्योंकि माने तो लोग ब्राह्मण धर्म मानते थे, तो अगर ऐसा होता तो वो बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करते ही नहीं करते। तो ये चीज़ कहा जाता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि, स्वर्ण युग का सबसे बड़ी उपलब्धियाँ ये है कि वो किसी भी तरह का कोई भी दबाव, कोई प्रेशर, मतलब अपने विचारों को थोपना नहीं चाहते थे। मतलब राजा जो कर रहा है, जिस भी धर्म को मान रहा, लेकिन वो अन्य धर्मों का भी पनपने का, मतलब उसको अवसर देना, अन्य धर्मों को भी मानना, अन्य धर्मों को भी क्या बोलते हैं, उसकी सम्मान करना वो जानते थे। बात हम करते हैं साहित्य के विकास का। तो इसी काल में कहा जाता है कि महान कवि, पता है आपको, कालिदास इसी युग में हुए थे। और जो कवि वो राजा की श्रीमती जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय की ही सभा में कुछ 9 नवरत्न थे। उन 9 रत्नों में क्या था कि उनका सर्वोच्च स्थान था। मतलब 9 सर्वोच्च विद्वान थे, उनमें से एक क्या थे, महाकवि कालिदास थे, जिनकी रचना आपको पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव है। ये पुस्तक का नाम तो हमेशा से इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी बड़ी एग्जाम की बात की जाए तो नहीं, बस अभी डीएलएड की हम बात करें, ये किसी भी कि हाँ इसमें लेखक कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के, और ये किस युग के थे, तो जरूरी नहीं, ये मैटर नहीं करता कि बस आपके बीटीसी का जब तक सिलेबस चल रहा है तभी तक है। ये हमेशा के लिए है कि हाँ ये किस युग से बिलोंग करते थे, किस युग में आए थे, ठीक, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था। और इसी के साथ साथ साहित्य में देखा जाए तो ये कि जो उस समय जो शारदा नानंद नाम के जो राजा थे, ठीक, राजा की विद्युत्मा नाम की कन्या थी, तो उसने ये घोषणा किया था कि मुझे जो मतलब शास्त्रार्थ है, ठीक है, शास्त्र में पराजित जो कर देगा उसी के साथ मैं क्या करूँगी, अपना विवाह करूँगी, ऐसा उसका था। तो मतलब देश विदेश से बहुत से पंडित, मतलब जो शास्त्र को जानने वाले होते हैं वो आए, ठीक है, परंतु जो भी आता था वो उसे पराजित नहीं कर पाता था और खुद पराजित होकर और लज्जित होकर लौट जाता था। लेकिन इसमें था कि पंडितों को इतनी बड़ी ग्लानि हुई और वे बदला लेने के उपाय सोचने लगे। तो यही सब देखा जाता है कि ये सब देखकर तो उन्होंने कहा कि
एक दिन क्या हुआ कि मतलब एक स्टोरी आप लोग पता होगा कि मतलब कुछ पंडित ऐसे जा रहे थे, उपास हो जाते, तो देखा कि मतलब एक युवा है जो जिस पेड़ पर बैठा हुआ उसी डाल को काट रहा है। तो यह देखकर मतलब उन्होंने कालिदास को अपने साथ लिया और राज दरबार में पहुंचकर धोखे से कालिदास और विदुमता की क्या किया, विवाह करा दिया था। मतलब वो क्या था, बदला लेने के लिए। उन्हें ये लगा था कि वो इतनी बड़ी विद्वता है, इतनी बड़ी शास्त्रों को जानने वाली है, जिससे क्या हम लोग को मतलब अपने ग्लानि महसूस हो रही है, तो इसको मज़ा मतलब होता है ना कुछ रिवेंज के लिए कि हमको इसका बदला लेने के क्या किए। तो उन्हें ये लगा था कि जो कालिदास है वो एक मतलब होता है ना बेवकूफ़ पर्सन, कि मतलब वो एकदम से इडियट है, क्योंकि जिस पेड़ पर बैठा वो उसी डाल को काट रहा है, तो अब इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है। तो उसने क्या कि उस पंडित को ये हुआ कि वो जो पंडित थे तो वो कालिदास को लेकर आते हैं और क्या करते हैं कि उसी से क्या करते धोखे में विद्युमता जो थी, जो स्त्री थी, ठीक है, वो मतलब शारदानंद नाम के राजा थे, उनकी पुत्री थी, तो क्या किए उससे उसकी विवाह करा दिए। तो और क्या